आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथी, श्रोतागण, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, संयोजक, इन सभी के लिए बेहद धन्यवाद करूंगा कि आज कांसीराम जी की जयंती के अवसर पर बहुजनों की आवाज को, बाबा साहब के विचारों को फिर से सहयोग के लोगों को इकट्ठा कर उस पुरानी चेतना को जागृत करके जो आज काम किया है, मैं उनके लिए बेहद धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, मान्यवर कांसीराम ने क्या किया अपने जीवन में, मैं इसका एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। मैंने उनकी कल एक किताब पढ़ी थी, चमचा योग, कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक विफलता क्यों होती है। आज हमारे समाज के कई नेता बनते हैं, बाबा साहब के फोटो को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे वोट इकट्ठा कर रही है। बाबा साहब के विचारों पे चलकर कई हमारे इस तरीके के चमचों को उठा लेते हैं जो लगते तो हमारे, लेकिन हमारी बात कभी नहीं बोलते। बाबा साहब ने उनको अपनी किताब में विशेष रूप से चमचा बोल के संबोधित किया है, क्योंकि चमचा की आदत एक ये होती है, जब कभी कोई सब्जी गर्म होती है ना, उंगली नहीं डाली जाती उसमें चमचा डाला जाता है। वो चमचा इसलिए डाला जाता है क्योंकि सीधा उंगली डालेंगे जल जाएगी। हमारे समाज का एक आदमी ऐसा उठाया जाता है, नेता बनाकर वो चमचे का काम करता है और अपने राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ लेके पूरे समाज को बेच देता है, और वही काम हुआ है। मैं छोटे स्तर से बात करूंगा कि मथुरा जिले में बहुजनों की बात कहने वाले लोकेश राय जी ने जो यहाँ पर काम किया है, और वही काम को लेकर कई लोगों ने उसी तरीके के संगठन भी बनाए। उन संगठनों में मेरा भी जाना हुआ था, उन संगठनों में बाबा साहब की भी बात होती थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आज इतने संगठन अलग अलग क्यों हैं, सब बाबा साहब के ही तो हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने अलग अलग कर दिया है कि बीएसपी बन गई, एएसपी बन गई, और भी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। बाबा साहब के बेटे की जो पॉलिटिकल पार्टी थी आरपीआई, वो भी है। आज अस्तित्व क्यों खत्म होता जा रहा है? इसकी वजह क्या है? हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ तक घट के आ गया कि हमारी बारातें पीटी जा रही हैं, हमारे लोग बारात तक नहीं चढ़ा पाते आज 21वीं शताब्दी में। देखिए, मैं राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ इसी विषय पर। मैंने जितना जाना अपने इस पूरे पढ़ाई के समय में ये जाना कि हम लोगों ने अपने नेता को सिर्फ भाषण देने तक सीमित कर दिया, उसकी बातों को नहीं सुनना चाहा, ना अमल करना चाहा। जितना भी देखा है, जितना भी नेताओं को मैंने देखा है, बाबा साहब का जो पूरा मिशन था, कांसीराम जी ने उसको उस तरीके से फिर से जीवित किया, मायावती को वहां पर फिर से खड़ा किया कि देखिए, मैंने पूरी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना के दे दी है, आप लोगों का नेतृत्व कीजिए। क्या कितनी विफलता थी, क्या स्थिति हमारी आज हो गई है। उसी राजनीतिक विचारधारा को सींचते आज हम लोग सीमित हो गए। हम बोलते अपने आप को 85% है, मैं कह रहा हूं हम 85 नहीं, हम एक करके 85 हैं। हम लोगों ने स्थिति ये बना दिया, कोई नेता अगर आगे आ रहा है उसका पैर कैसे खींचना है। मैं फिर कहूं, लाख मतभेद नहीं, तुम अपने घर के शेर को मत मारो, नहीं तो बाहर के गीदड़ कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे बाद में। आज जरूरत है अपनी सामाजिक एकता बनाने के लिए, राजनीतिक एकता बनाने के लिए। तभी पॉसिबल है कि हम बाबा साहब के सपनों को, माननीय कांसीराम जी के सपनों को, और जो भी सपने बाबा साहब ने हमारे उस तरीके से देखे थे कि एक आदर्श राज्य बनेगा, सबको सबका अधिकार मिलेगा, सबको समानता के साथ देखा जाएगा, सबके बीच में बंधुत्व रहेगा। आज हम लोगों ने क्या किया है? हम लड़ाई लड़ते हैं ब्राह्मणों से, हम लड़ाई लड़ते हैं ठाकुरों से, हम लड़ाई लड़ते हैं जाटों से। ये लड़ाई जाट ब्राह्मण ठाकुरों की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जब हमें विचारधारा से लड़ना है, हम संस्था से लड़ने लग जाते हैं। जब हमें विचारधारा से लड़ना है, हम व्यक्ति से लड़ने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति लड़ रहा है, नहीं, व्यक्ति कभी नहीं लड़ता। हमें उस सोच से लड़ना चाहिए जो सोच लोगों को अलग करती है, विषमता बनाती है, अन्याय करती है, शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनकी बारातों को पीटती है। मैं ये कह रहा हूं, व्यक्ति से कभी दुश्मनी मत कीजिए। मैं पेशे से वकील हूं, एक चीज मैंने जानी है, जब कोई अपराध होता है तो आदमी की बुरी सोच अपराध करती है, आदमी की गलत नीयत अपराध करती है। दंड किसको मिलता है? व्यक्ति को दंड मिलता है। मैं कह रहा हूं, उस सोच को सुधारा जा सकता है, उस सोच को सही किया जा सकता है। अल्टीमेट पर्पज ये होना चाहिए कि हम उस सोच से लड़ें, हम ब्राह्मणों से नहीं लड़े, ब्राह्मणों की उन सोच से लड़े जो हमको अलग करती है, जिन्होंने हमारा शोषण किया है। और मैं जानता हूं आने वाले समय में जो स्थिति आने वाली है वो इससे भी भयावह होगी। शायद आप यहां भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है, राय जी द्वारा एक
देशव्यापी आंदोलन करने के लिए शुरुआत की गई थी दंडवत यात्रा की, उस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। आधार क्या दिया? आप रोड पर जाओगे, चलोगे मथुरा से दिल्ली तक, मर जाओगे कहीं सड़क से, हम कौन जिम्मेदारी लेगा? हमने ज्ञापन दिया उसके लिए, भूख हड़ताल तक की, तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए विचार करेंगे। प्रशासन को आगे कर दिया जाता है, शासन को आगे कर दिया जाता है, वो हमें परमिशन तक नहीं मिलती कि अपनी बात को मथुरा से दिल्ली तक भी बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से शासन प्रशासन और उस ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ सरकार ने अपनी संस्था को आगे करके हमारा दमन किया, वो लगातार चलता हुआ आ रहा है, लगातार चलता हुआ है। बाबा साहब सबसे ज्यादा प्रभावित थे वेस्टर्न फिलोसफर से। वो कहते थे कि देखिए आदर्श राज्य कैसे होगा, अच्छा देश कैसे बनेगा, जब उसको शासन करने वाला आदमी बहुत विद्वान होगा। उस प्लेटो ने कहा था बहुत विद्वान आदमी राज्य करेगा तो बहुत अच्छा राज्य बनेगा। मैं कह रहा हूं वो मारा गया शासक, वो दार्शनिक राजा कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। आज समय है आपको कि मैकियावेली के द्वारा बताए गए प्रिंस जैसे शासक को बनाने के लिए, जो ये भी जानता कि कब शेर बनना है, कब लोमड़ी बनना है, किस तरीके से शासन में बैठे हुए लोगों से हमें लड़ना है। बाबा साहब ने कहा था देखिए हमारी लड़ाई, हमारी क्रांति इस कलम से आएगी, इस कलम से आएगी ना। हमें जो लड़ाई लड़ने के लिए एक ही साधन यही है, आप शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, आपके पास दूसरा रास्ता कोई भी नहीं। लेकिन आने वाले समय में आप अपने बच्चों को अशिक्षित छोड़ के, क्योंकि जो आज जो मिशन के साथ में जो नारे लगाए गए कि लोगों के साथ में जनगणना की जाए, पता तो चले जब भी कोई इलाज करता है डॉक्टर, पहले डायग्नोसिस होती है, जांच होती है, उसके बाद दवाई मिलती है। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारी स्थिति क्या है, संख्या कितनी है हमारी, क्या नीतियां बनेंगी हमारे लिए, कौन लाभान्वित होगा, ये जो मैं बस्तियां देख के बता दूंगा यहाँ पे लोग कौन रहते हैं।